तन्हाई में, जिस गरीबी में, जिस भूखे पेट रहकर आधे कपड़े पहनकर किस जल जंगल जमीन को बचाया, विशेषकर आदिवासी सरना संस्कृति को बचाया, बह गई सरना जैसी जमीन को बचाया, आप इतने कष्ट में रहते हुए बचाए। आप निश्चित रूप से बहुत आदरणीय हैं, आप पूजनीय हैं। आपकी जितनी आदर की जाए, प्रशंसा की जाए कम है। मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूं आपके इस त्याग के लिए, इस बलिदान के लिए। अब कुछ विवाद है, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस मैं इतना बोलूंगा कि ये सरना समाज की बह गई भूमि है। इस पर सरना समाज के लोग ही पूजा कर रहे हैं, सरना पद्धति से ही पूजा हो रही है, सरना समाज के भैया लोग ही पूजा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद है। यहाँ के जितने भी या देश के कोई भी सरना धर्मावलंबी जो सरना धर्म में विश्वास रखते हैं, वो कोई भी आके यहाँ पूजा कर सकते हैं। इसमें तो किसी प्रकार की कोई विवाद होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है, सरना समाज की ये बह गई जमीन है, मतलब सरना समाज के पूजा की सामूहिक जमीन है, मतलब ये आदिवासी सरना समाज की जमीन है। और आदिवासी की जमीन का कानून सीएनटी कानून है, और सीएनटी कानून कहीं भी आदिवासी के सामूहिक या व्यक्तिगत जमीन पर किसी भी गैर आदिवासी के नियंत्रण या प्रबंधन की इजाजत कहीं नहीं देता। इसका नियंत्रण या प्रबंधन हमारे सरना आदिवासी भाई बहन ही करते हैं, वही करते रहेंगे। यही कानून है, यही परंपरा है। मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? आप समझ पा रहे हैं तो हमें बताइए। ये बातें तो क्लियर है सभी को आगे। और हमें अपने परंपरा, धर्म और संस्कृति से वैसे ही प्यार होना चाहिए जैसे अपने माँ बाप और पूर्वजों से। जैसे हमारे माँ बाप और पूर्वज हमें पालते हैं, वैसे हमारी परंपराएं, धर्म और संस्कृति भी हमें पालती हैं, और बहुत सोच समझ के सदियों के अनुभव से वो बनाई जाती है। तो हमें उसका लगातार पालन करते रहना है, उसको धरोहर को बचाना है, और ये सुनिश्चित करना है कि हमारे इस सरना समाज की जमीन का उपयोग किसी भी दूसरे धार्मिक कार्यक्रम के लिए कभी नहीं हो। ऐसा आप लोगों ने हमें वचन भी दिया है कि ये सरना धर्म का है, सरना धर्म की पूजा होती है और सरना धर्म की पूजा होती रहेगी। इस पर किसी अन्य धर्म का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा आप लोगों ने हमको वचन दिया है। और ये आपके मन में इसकी शपथ होनी चाहिए कि इसको इसी तरह से बचाकर रखना है। अब एक दो बात हम और बोलेंगे, हम सुने एक तो बैगा बाबा लोगों को भी। हमें कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करना है जहां बात विभाजन की आए। हम ये तुम्हें, हम ये तुम्हें नहीं। अगर कहीं एकता है, कहीं कोई एकीकृत स्वरूप कोई चीज धारण किया है, तो उस एकीकृत स्वरूप को हम कैसे लगातार बना सकते हैं, उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमने इस दो पंक्तियों में बड़ी सारगर्भित बात कहा। अब जितने लोग समझ पाए होंगे उसको समझेंगे, बाद में बाकी लोग घर में जाके समझते रहेंगे। हमें तोड़ने का काम नहीं करना है, हमें जोड़ने का काम करना है। सरना मतलब हम सरना है। इसमें ये सरना वो सरना वो सरना क्या होता है? हम मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, इस जमीन के ओरिजिनल हम हैं, इस प्रकृति के रक्षक हम हैं। हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम सरना है, हम सरना है, हम सरना एक है। हमारा तो यही संदेश है। अब बाकी एक दो बातें और मैं कुछ सोच के आया हूं। कल मैं रात को पढ़ रहा था, ये किताब है शरद चंद्र राय का। इस किताब को देखिए, किसी के पास कागज होगा तो जरूर नोट करिएगा, और वीडियोग्राफी भी इसकी ठीक से करिएगा। शरद चंद्र राय के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ये छोटानागपुर क्षेत्र में उड़ाव लोगों की क्या परंपरा रही है,
कैसे लोग बिहार से आए, कैसे उन्होंने जंगल को काटा और जो ओरिजिनल जंगल को काटने वाले उरांव थे उनको भूमिहर कहते थे। उसके बाद वहां से कैसे बैगा या पहन की परंपरा शुरू हुई, उनको हेल्प करने के लिए कैसे पुजार हुए, उसके बाद प्रशासन का काम करने के लिए कैसे महतो हुए, कैसे इनका चयन होता है, ये सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। और हमें हमारी संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए। इस किताब का नाम नोट करिए, इस किताब को जाकर जरूर खरीदकर सभी सरना आदिवासी पढ़िएगा। जितनी भटकाव है अलग अलग कि हम ये सरना और हम वो सरना, ये धीरे धीरे खत्म होगी। आप समझिए, आप सभी एक हैं, एक उसी भूइहर से निकले हुए हैं जो बिहार से आया, आके जंगल को साफ किया और जंगल को साफ करके आपको दिया। भूइहरी जमीन वही है उरांव में जो मुंडा में मुंडारी फूट कट्टी दाई जमीन होती है। तो ये किताब जो है जरूर पढ़िएगा। ये मैं किताब इसीलिए इतने देर से दिखा रहा हूं, शरद चंद्र राय की किताब है। इस शरद चंद्र राय की किताब को पढ़िएगा। आपकी आदिवासी समाज की सभी परंपराओं की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत इसमें मिलेगा। और हमारे देश का माननीय न्यायालय कई बार फैसला लेते समय इन किताबों को साक्ष्य के रूप में मानता है। ये चीजें हो गई। अब एक दो बातें और मुझे कहना है। शांति बनाए रखिएगा, शांति कायम रखना है। कोई दिक्कत होती है, प्रशासन अपने दायरे में रहकर, प्रशासन की हदों में रहकर न्याय करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने हाथों में कानून को नहीं लेगा। ठीक है। अब इसके साथ आज मैंने एक बाल विवाह पर बैठक रखा था और बाल विवाह पर बैठक अब तो मुझे आज स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि हम सभी लोग तो यही हैं। लेकिन आज मैंने देखा हमारी कई बहनों को जिनकी उम्र मुझे लगा कि 20 साल से भी कम होगी और उनके गोद में, उनके पीठ पर बच्चा बांधा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले, बाल विवाह को रोकने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए रांची बुलाया गया था और वहां से हम लोगों को चीफ सेक्रेटरी मैडम के द्वारा ये कहा गया था कि जाओ और जाकर गांव-गांव में इस संदेश को फैलाओ कि इसको चाइल्ड मैरिज को हम लोग कैसे रोकें, बाल विवाह को हम लोग कैसे रोकें। देखिए, हमारे यहाँ विवाह की उम्र बच्चियों के लिए 18 वर्ष और मैं इस समय का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग इतने लोग फिर से जमा नहीं होंगे। भले हम पूजा के लिए जमा हो, लेकिन ये भी तो एक पूजा है जहां बच्चियों के शरीर का दोहन हो रहा है। उसको रोकना, आज हम सरना माता की पूजा कर रहे हैं और हमारी 18 साल से कम उम्र की बच्ची का शादी हो रहा है, उसका शरीर कभी नहीं बढ़ेगा। ये विरोधाभास हुआ ना। इसलिए मैं आज इस पूजा स्थल का उपयोग बाल विवाह रोकथाम पर संदेश देने के लिए कर रहा हूं। कृपया इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देश, हमारे राज्य की सरकार, हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम बहुत इस बात के लिए चिंतित है और आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत चिंतित है। मैं वो संदेश आप लोगों तक देना चाहता हूं। पहला, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। मतलब कोई भी ऐसा विवाह जिसमें लड़का की उम्र 21 से कम हो या लड़की की उम्र 18 से कम हो, उसे बाल विवाह कहा जाएगा। और यह बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि अब ये एक अपराध भी है, क्योंकि इसमें आपको कानूनी रूप से सजा देने का प्रावधान हो गया है। अब देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये जो बाल विवाह का कानून है, ये सभी समाज और सभी धर्मों के लिए लागू है। सभी समाज और सभी धर्मों के लिए, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, आप पर भी ये बाल विवाह का कानून लागू होता है। अब सबसे पहले हिंदू समाज में एक ये कुरीति थी बाल विवाह की, और इसको रोकने के लिए 1929 में जब अंग्रेजी शासन था,
शारदा कानून बना था और उस शारदा कानून में बच्ची का उम्र 14 साल और लड़के का उम्र 18 साल रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये पाया गया कि ये उम्र कम है और बाद में उसको बढ़ाकर 18 साल और 21 साल किया गया। उस कानून में बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं था और बाल विवाह रुक नहीं रहा था, इसलिए बाल विवाह उन्मूलन कानून 2006 पारित किया गया और इस बाल विवाह उन्मूलन कानून 2006 को बहुत कठोर बनाया गया। इसमें यह प्रावधान है कि बाल विवाह को जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वो जाके स्थल पर रोक सकते हैं। हमारे डीसी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, सीडीपीओ, जितने लोग हैं ये सभी बाल विवाह रोक अधिकारी हैं और कहीं बाल विवाह अगर हो रही है और सूचना हमें मिल जाती है, हमको तुरंत फोर्स लेके पहुंचना है और हम सर्टिफिकेट में देख लेंगे लड़का और लड़की का उम्र, और अगर वो कम है तो हम तुरंत उस शादी को रोक देंगे और रोकना पड़ेगा। अब अगर इसी जगह थाना प्रभारी गए हैं तो थाना प्रभारी तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो लोग वहां पर ये बाल विवाह को करा रहे हैं और इसके लिए उनको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके वहीं से जेल भेज देंगे, वो 12 बजे रात ही क्यों ना हो। इसमें थाना प्रभारी को इतनी शक्तियां दी गई। जनरली लोग जाते हैं, सोचते हैं चलो अगर बाल विवाह रुक गया तो दो परिवार को लड़ाना, जेल भेजना क्यों करें। ठीक है, मान गए तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं माने तो थाना प्रभारी को अकूत शक्तियां दी गई हैं, तुरंत अरेस्ट करो और तुरंत जेल भेज दो, किसी वारंट की जरूरत नहीं है, नन अवेलेबल, 6 महीना पड़े रहो तो हाईकोर्ट में जाके जेल होगा। ये चीज है। अब इसमें जेल कौन कौन जाएगा? दोनों पक्ष का माँ बाप जो शादी करा रहा है, वहां पर जो टेंट लगाया है वो टेंट वाला भी जेल जाएगा, जो पंडित जी, भैया, पहन, मौलाना, मौलवी, पादरी जो पूजा करा के पंथ पढ़ के शादी करा रहे हैं वो भी जेल जाएंगे, जो वहां पर खाना पीना का व्यवस्था में लगा है वो भी जेल जाएगा, और जितने परिवार के सदस्य हैं सब जेल जाएंगे। अगर थाना प्रभारी के दिमाग में आ गया सबको भेजना है तो सबको समेट के भेजा जाएगा। एक उदाहरण ये बन जाएगा अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की। इसलिए कि मैं बता देता हूं कि ध्यान में रखिएगा, इतना कठोर कानून है कि अगर बाल विवाह करते हुए पकड़े गए तो माता पिता, परिवार, टेंट, पादरी, मौलाना, मौलवी, पंडित सभी लोग एक साथ जाएंगे और सारे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? डाउट है? अब कहिएगा कि अच्छा ठीक है आगे से हम नहीं करेंगे। भाई, जिनका हो गया, अगर किसी का बाल विवाह हो गया है और वो बच्ची रहना नहीं चाह रही है, वो जाके कोर्ट में केस करेगी, वो शादी जिला का सिविल कोर्ट तुरंत निरस्त कर देगा। तब आप कहिएगा कि बच्ची जो है अब छोड़ हो गई, वो कहां जाएगी? नहीं, जिन्होंने शादी किया है उस बच्ची को तब तक मेंटेनेंस देंगे जब तक वो बच्ची बालिग नहीं हो जाती, दोबारा शादी नहीं करेगी। समझ लीजिए कितना बुरा आप फंसे हैं। लड़की जहां चढ़ी कोर्ट में, शादी टूटेगा, वो मायके चली जाएगी और जब तक वो चाहेगी लड़का वालों से मेंटेनेंस और पैसा लेगी जब तक उसका दूसरा शादी नहीं हो जाता। तीसरा, आप कहिएगा ठीक है तो हमारा तो बच्चा हो गया, तब भी शादी टूटेगी, कोर्ट तोड़ेगा, तब भी उस लड़की को मेंटेनेंस लड़का वाले देंगे। तो फिर कहिएगा वो जो बचवा हुआ उसका क्या? उस बच्चा को भी मेंटेनेंस देंगे। फिर कहिएगा उसका हक अधिकार क्या? वो तो कहीं का नहीं रहा। आप गलतफहमी में हैं। ओरिजिनल शादी से बेटा को जैसे जमीन में हक मिलता है ना, वैसे उस बेटा को हक मिलेगा। माने ऐसा समझ लीजिए कि बाल विवाह हुआ तो शादी टूटने पर जैसे ओरिजिनल शादी में औरत को मेंटेनेंस मिलता है और बच्चों को अधिकार मिलता है, वैसे ही इसमें भी
शादी अगर बाल विवाह का है, कोई केस किया तो शादी कोर्ट तोड़ देगा, उस लड़की को भी मेंटेनेंस दिलाएगा, उस बच्चे को भी मेंटेनेंस दिलाएगा, और उस बच्चे को बाप की संपत्ति में एकदम डिट्टो वही हक मिलेगा जो ओरिजिनल शादी में हक मिलता है, जो ओरिजिनल शादी के बच्चा को हक मिलता है। समझे हमारी बात को कि नहीं समझेगी? एक बार हाथ उठा के बताइए कितना आदमी समझे। सबको ये बात समझ में आया ना? अब एक अंतिम बात पे आता हूं। बाल विवाह हम क्यों रोकना चाहते हैं? हम देख रहे थे शरीर में एक कुटिया मांस नहीं है उस बच्ची का, छोटा सा बच्चा बंधा है। आपका सबसे पहला संपत्ति तो आपका शरीर न है जी। हम लोग गांव भर के गरीब आदमी क्या है, भर पेट मार भात खाते हैं, उमस के खेत में काम करते हैं, और 5 फीट 10 फीट 6 फीट के हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिपाही में कूदते हैं। सिपाही बन जाते हैं तो फिर अपना भाई बंधु भतीजा किसी को मास्टर बनाते हैं, अफसर बनाते हैं, फिर वो बन जाता है तो फिर अगला तीसरा पोस्ट में IAS IPS बनाते हैं। हम सबका जीवन का कहानी इससे अलग है जी, यही कहानी है। तो आप जब उसका ब्याह कर दीजिएगा 15 साल में, तो उसका भी विकास नहीं होगा। जो बच्चा जन्मेगा वो जो है 5 फीट का ही होकर रुक जाएगा। तो जब आप शरीर से छोटा रहिएगा तो हक के लिए लड़िएगा कैसे और कैसे डेवलप करिएगा, इस बात को बुझिए। आप जो सोच रहे हैं कि हम लड़की का शादी गरीब लोग हैं तुरंत कर दे रहे हैं, वो जो नाती पोता जन्मेगा वो 4 फीट 5 फीट का जन्मेगा, वो जीवन भर शरीर से लड़ने लायक नहीं रहेगा, धक्का खाते फिरेगा, बेटी का शरीर टूट जाएगा। क्या फायदा इसको करने से? पहली लड़ाई शरीर और दिमाग से शुरू होती है। जब आप हिस्ट पुष्ट 10 आदमी कहीं खड़े हो जाइएगा तो अपोजिशन सोचना शुरू कर देगा कि भाई इतना आदमी खड़ा है, यहाँ जितने फोर्स के जवान लोग खड़े हैं देखिए सब कैसे हैं, वो लोग न खड़ा होते हैं, शांति से मना लीजिएगा पूजा। ये जीवन की सच्चाई है हर जगह की। इसलिए सरकार ने बहुत सोच के इस बाल विवाह कानून को लाया है। आगे से अगर गांव घर में कहीं भी बाल विवाह कानून होने की संभावना हो, SDO, DSP, थाना, BDO, CO, ये 5 आदमी को बता दीजिए, बाकी कोई रोक सके ना रोक सके, हम लोग तो रोक ही देंगे आगे, और नहीं मानेगा तो बिल भेजेंगे। तो इस चीज का कोशिश करिए कि बाल विवाह न हो। घर में लोगों को समझाइए कि बच्ची का उम्र होने दो, तभी नाती पोता बड़ा बड़ा होगा, नहीं तो छोटा छोटा होगा, अपना जगह जमीन भी नहीं लड़के ले पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब अपने वक्तव्य को अंत करता हूँ। फिर एक बात कहता हूँ, हम सरना है, हम सब सरना एक ही सरना है। हम आदिवासी हैं, हम सब एक ही आदिवासी हैं। इस दिशा की ओर अपना प्रयास करिए, इस दिशा की ओर अपना प्रयास करिए। अगर हम कहीं खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? हमारी आज परंपराएं कैसी चल रही हैं? राजनीति के लिए अपना अपना ग्रुप अलग बनाने के लिए सब कोई बांटना है, तुम ये वाला है, तुम वो वाला सरना है, तुम वो वाला सरना है, तुम ये वाला आदिवासी है, हम ये वाला आदिवासी है। आप अपने आप से पूछिए कि आज से 5-10 साल पहले आप कहाँ थे? आप कौन सा सरना थे? आप क्या आदिवासी थे? आप सभी एक हैं, आप एक रहिए, एक जगह खड़ा होकर अपनी आवाज को उठाइए। सरकार कृत संकल्पित है आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, हर प्रकार की योजनाएं आ रही हैं। हम सभी लोग सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। आपके विकास के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। अंत में एक बार फिर जय सरना, जय कर्मा पूजा, जय सरना आदिवासी समाज, आप सबों का अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।